हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बच्चों, मैं थोड़ा बिज़ी था इसलिए मेरे वीडियोस नहीं आ पाए हैं, बट अब मैं फ्री हो चुका हूं तो मैं अब वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हीट फ्लो, कैलोरीमेट्री एंड हीट फ्लो। ठीक है, तो अब क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ना तो मेरा खुद का वीडियो जो आप देख रहे हो ये हम ऑफ कर देंगे ताकि आपको स्क्रीन पर एकदम सब कुछ क्लियर दिखाई दे। बट बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मैं अब अपना वीडियो जो है ऑफ कर दूंगा ताकि हम जो भी लिखें आपको क्लियरली समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया है हमारा जो टॉपिक है वो है कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, सो लेट मी राइट इट। तो मैं बिल्कुल भी जो है हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पॉइंट की बातें हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा ताकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते बनने लगे। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पर हमारा जो मेन एम है ना, वो ये रहता है कि बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हमारा जो मेन एम है, ठीक है, वो है हाउ टू सॉल्व, मीन्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, टू मेक यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, मेक यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। दरअसल फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, थ्योरी वगैरह तो सबसे आती है, तो हम न्यूमेरिकल्स पर ही फोकस कर रहे हैं। तो अगर अपन को पढ़ना है तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है हीट फ्लो। ठीक है, ये अपना टॉपिक है जिसे अपन आज पढ़ेंगे। तो हीट फ्लो एंड कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या रहता है कि हीट फ्लो और कैलोरीमेट्री के अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है, सीखना है कि कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या रहता है ना कि कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज होते हैं। अगर वो फॉर्मूलेज आपको समझ में आ जाएंगे, वो फंडामेंटल फॉर्मूलेज क्या है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं एकदम बेसिक फंडामेंटल पर। ठीक है, वेट फॉर ए वाइल। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, भूलना मत। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, कैसे भी आप इसे हीट करिए, मान लीजिए हमने इसके नीचे फ्लेम लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, फ्लेम लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हीट होने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो हीट है वो भी तो बढ़ेगी, तो इसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो, जो हीट है इसके अंदर वो भी बढ़ेगी। तो कितनी हीट बढ़ेगी, कितना टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट बढ़ेगी। मान लीजिए कि हमने इसका जो टेम्परेचर राइज किया वो किया हमने डेल्टा टी, है ना। मान लो हमने डेल्टा टी टेम्परेचर राइज किया, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेल्टा टी राइज करते हैं तो उसको कितनी हीट मिलती है ना। तो वो फॉर्मूला होता है, सो द फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू होता है एम सी डेल्टा टी। देखो मैं समझाता हूँ ये फॉर्मूला क्या है और ये कब कब यूज़ होना है और कब कब यूज़ नहीं होना है, ये भी जान लो। देखो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज़ करते हैं, है ना, तो उसके अंदर जो हीट कंटेंट जो बढ़ता है, जो इंक्रीज़ होता है, हीट कंटेंट जो उसके अंदर आता है ना, वो होता है डेल्टा क्यू। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली। तो
देखिए जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा होता है तो ये कह सकते हो हीट कंटेंट है, ठीक है, हीट कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हीट कंटेंट। देखो तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हीट आ सकती है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर। ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा ना वो उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर हीट कंटेंट आ सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, सी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट जिस बॉडी का जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस बॉडी वो बॉडी उतना ही ज़्यादा हीट स्टोर कर सकती है अपने अंदर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, डी टी, ठीक है, सी एम। सो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डी टी इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हीट आती है, जो हीट एनर्जी उसके अंदर डेवलप होती है या आ जाती है, वो होती है डेल क्यू, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला कब लगता है ये समझो। ये फॉर्मूला ना सॉलिड्स के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर गैसेस, इट इज़ फॉर सॉलिड्स। समझ में आया? ये सॉलिड्स पर ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ जो एम है ना दैट इज़ द मास इन केजी, ये केजी में है मास, है ना। और ये टेम्परेचर जो है ये चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन भी हो सकता है और ये सेल्सियस भी हो सकता है ना। सेल्सियस स्केल में भी ले सकते हो, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लो या केल्विन स्केल पर लो वो दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है सॉलिड्स के लिए है, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास कोई गैस होती है ना, अगर हमारे पास क्या होता गैसियस सिस्टम होता तो क्या होता, अगर हम किसी गैस की बात करते हैं तो लेट्स कम टू द गैस। तो ये हमारे पास गैस हो गई, गैस पार्टिकल्स हैं ये हो गए। अगर हम किसी गैस का हीट टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल्टा टी, तो उस गैस के अंदर कितना हीट स्टोर होता है वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन सी डेल्टा टी। अब देखो आप यहाँ पर कुछ फ़र्क आया है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये तो आपका चेंज इन टेम्परेचर है आइदर इन केल्विन और इन सेल्सियस, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है, ठीक है। और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो गैस के केस में जब हमको इंक्रीज इन हीट निकालना हो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सो दिस इज मोल्स, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी है। जैसे किसी गैस का मास हमें दे दिया है m, तो उसका आप उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, तो डोंट वरी, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में आपको, ठीक है। अभी हम मेन चीज़ों पर बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सॉलिड है कोई, ठीक है, उसका अगर हमने टेम्परेचर डी टी रेज़ किया, तो अगर हम उसका टेम्परेचर डी टी रेज़ करते हैं तो क्या होता है, उसका जो हीट कंटेंट होता है वो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, है ना। और अगर कोई गैस है तो गैस, तो ये सॉलिड के केस में था। और अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स सी डेल्टा टी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो एक चीज़ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट जो है वो कब बढ़ती है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो हीट होती है वो बढ़ती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम बिना टेम्परेचर इंक्रीज़ किए भी किसी को हीट सप्लाई कर सकते हैं क्या। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ठीक है, हम कांस्टेंट रखें टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा करते हुए हम देखेंगे कि हमारा डी टी ज़ीरो है। अब अगर हमारा डी टी ज़ीरो है तो क्या हमारा डी क्यू ज़ीरो होगा या हमारा डी क्यू ज़ीरो नहीं होगा। तो क्या ये हो सकता है कि हम किसी को हीट दे सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर ज़ीरो हो। आपका क्या कहना है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो भी लगता है आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं।
तो अगर हमने किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या उसके अंदर हीट आएगी, मतलब नहीं आएगी या आएगी, मतलब क्या उसके अंदर हीट आ सकती या नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन ये, तो मैं आपको बताता हूँ कि कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम वहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर होने पर भी उसको हम हीट सप्लाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर उसका हीट कंटेंट बढ़ सकता है। अब ऐसा कब होता है, अब वो जानेंगे। देखिए, आपने सुना होगा लेटेंट हीट के बारे में, है ना, लेटेंट हीट के बारे में। अब ये लेटेंट हीट क्या होती है ना, इसको अभी हम समझा देंगे, उसकी चिंता नहीं करो। बट लेटेंट हीट को समझने के पहले आपको एक और चीज़ समझनी होगी। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने पास मान लो आइस है। आइस तो सभी लोग जानते हैं, बर्फ़ को कहते हैं, ठीक है। मान लो ये आइस है, ठीक है। तो आइस जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब अगर हमको इस आइस को किस में चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है। तो कैसे करोगे भाई वाटर में चेंज, तो अगर आप इसको वाटर में चेंज करना चाहते हो इस आइस को, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब इसको जो है हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे, है ना, जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो वीक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, है ना। जब हम कुछ एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण इनका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो टूटने लगेगा धीरे धीरे। और वो जब वीक हो जाएगा तो वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज से चेंज हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। फेज जो है वो बच्चों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फेज। तो हमें जब फेज चेंज करना होता है, और वाटर जो है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पर ये सॉलिड फेज में है और यहाँ पर ये लिक्विड फेज में है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइस भी एग्जिस्ट करती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर भी एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। एक ही टेम्परेचर पर जो है आइस भी एग्जिस्ट करती है और एक ही टेम्परेचर पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है, बट दोनों में डिफरेंस है ना। ये सॉलिड फेज है ना, और ये लिक्विड फेज है। आ रहा है समझ में। तो बच्चों सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो आप देखोगे कि आइस का जो हीट कंटेंट है वो तो बढ़ा है, बट उसका टेम्परेचर तो सेम ही है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम जब किसी बॉडी को हीट देते हैं और उसका अगर फेज चेंज होता है तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं, देखिए लेटेंट हीट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है, दैट इज़ ml। तो L क्या है, दैट इज़ द लेटेंट हीट, दैट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ यूनिट मास, ठीक है। एक यूनिट मास का फेस चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है ना। तो जब हमें किसी यूनिट मास का फेस चेंज करना होता है तो उस यूनिट मास का फेस चेंज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और अगर हमें m kg या m ग्राम्स वॉट एवर यू से, ठीक है, अगर आपको m मास का फेस चेंज करना हो तो आपको ml हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है 1 kg, ठीक है, आइस। तो 1 kg आइस का अगर मुझे फेस चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है, ठीक है, तो मुझे जो हीट देनी पड़ेगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट, ठीक है। आप समझ गए, लेटेंट हीट इसे कहते हैं। अब मुझे अगर, ठीक है, 5 kg का आइस चेंज करना हो, ठीक है, आइस का फेस चेंज करना हो, वाटर में कन्वर्ट करना हो, तो क्या होगा,
अगर मुझे 5 kg आइस का को वाटर में चेंज करना हो तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, 5 इंटू एल, मतलब ये हो जाएगा 5L, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे m मास ऑफ सब्सटेंस का, आइस का, m मास ऑफ आइस का फेस चेंज करना है, वाटर में चेंज करना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, ml। तो बच्चों ये है कॉन्सेप्ट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं, ठीक है, जिससे उसका फेस चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो इसे आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देखो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट देते हैं तो उसको, उसका फॉर्मूला होता है mc∆T। ये सॉलिड्स के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स में यूज़ करोगे। गैसेस के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं यहाँ पर, है ना, एंड दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, ठीक है। और ये कांस्टेंट प्रेशर भी ऊपर भी हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हो सकती है, ठीक है। अभी उसके बारे में पिछली क्लासेस में बात हो चुकी है, बट मैं कुछ समय बाद आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये गैसेस के लिए हो गई, है ना। इनमें एक चीज़ देखना कि जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तब हीट कंटेंट चेंज हो रहा है, बट अब एक और हीट है जिसे हम कहते हैं ml, है ना। ये है जब व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, व्हेन T इज कांस्टेंट, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट हम हीट सप्लाई करते हैं और फेस चेंज होता है, उस समय जो, ठीक है, उस समय जो हीट सप्लाई की जाती है वो होती है ml, है ना। तो ये तब के लिए है जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, ठीक है, और जब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो उस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, नोट कर लो आप लोग बच्चों। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी समझाऊंगा, आप लोग चिंता नहीं करना है, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आज आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर टाइम हमको मिला, अगर ज़्यादा लंबी क्लास नहीं गई तो हम आपको आज न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे, नहीं तो ज़्यादा हुआ तो न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट क्लास में भी करा देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है। देखो अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। अभी आपने देखा कि हमने बताया कि जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं, ठीक है, इस समय हम जो हीट, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आइस से मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, है ना। तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कहते हैं इसे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसे नीचे लिखेंगे LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और ये होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलोरी और जूल में रिलेशन पता होना चाहिए। 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, मतलब ये रिलेशन पता नहीं, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर आइस याद रखना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स इसके बिना आपके सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रिमेंबरेंस वाला पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व होने के लिए। एक और होता है जब हम वाटर को चेंज करते हैं, तो हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, बट अगर हमें इसे किस में चेंज करना है, ठीक है, वेपर में चेंज करना है। अब वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर हो सकती है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हमें वाटर से को 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में चेंज करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय जो हम हीट सप्लाई करते हैं टू चेंज द मास ऑफ, टू चेंज द फेस ऑफ द यूनिट मास, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिलेगा, जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो वो है 450 कैलोरीज, ठीक है, पर ग्राम। कहीं कहीं 539 यूज़ कर लेते हैं, कहीं 541 यूज़ कर लेते हैं, 541 यूज़ कर लेते हैं, बट ये आप अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको
पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दीज रिजल्ट्स, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, थोड़ी सा अपन आगे चलेंगे। जो आगे चलना है तो आगे का क्या है, देखो हीट ट्रांसफ़र की बात करने वाला। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, देखिए एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में अभी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अभी ये समझो कि करंट के बारे में समझो, करंट के बारे में। तो क्या करंट कैसे फ्लो करता है, करंट होता क्या है, करंट इक्वल टू होता है आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो करंट हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो जैसे हमारे पास कोई वायर है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, हम उसे करंट कहते हैं, है ना। इस और करंट का एक और भी फॉर्मूला है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, राइट, ये भी एक फॉर्मूला है। अब बच्चों अगर आपको करंट का फॉर्मूला याद है तो आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो हम बात करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में, है ना। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, देखो बच्चों रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का खेल क्या है। देखो जैसे कि मान लो कि ये अपना, ठीक है, ये अपना कोई सॉलिड जो है रॉड टाइप स्ट्रक्चर है, सॉलिड रॉड टाइप स्ट्रक्चर है, मान लो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर रख दिया से T1 और यहाँ पर टेम्परेचर है T2। अब टेम्परेचर जो T1 है वो ज़्यादा है और टेम्परेचर T1 जो है, सॉरी T2 जो है वो कम है। तो हीट जो होगी ना वो इस तरफ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है ना। हीट क्या होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। ये कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपका वायर है, ठीक है, तो जैसे कि मुझे अगर इसमें करंट फ्लो करना हो, है ना, तो करंट कहाँ से फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है ना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी जो है करंट फ्लो करता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करता है ना, अगर दोनों जगह पर सेम पोटेंशियल कर देंगे तो करंट कभी क्या होगा, कभी भी फ्लो नहीं होगा करंट, है ना। ऐसे ही टेम्परेचर का खेल है, टेम्परेचर डिफरेंस के ही कारण एक्चुअली में क्या होता है, हीट फ्लो करती है, ठीक है। अब देखो हीट फ्लो कैसे करती है, तो हम हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। जैसे करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट फ्लो को H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये बिल्कुल सिमिलर ही है जैसे कि हमारा आता आई डी क्यू अपॉन डी टी। जैसे हमारा चार्ज फ्लो था उसी तरह से हमारा हीट फ्लो भी होता है, ठीक है। सो ये क्वांटिटी जो है हमारी हीट फ्लो रेट और करंट काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक है। अब देखो बच्चों हीट फ्लो जो है, ठीक है, H इक्वल्स टू होता है डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी एकदम करंट के केस में भी एकदम सिमिलर है, I इक्वल्स टू होता है डेल्टा V अपॉन आर। तो आप देख सकते हो दोनों में सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। हाँ, अब ये क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ हीट, और ये क्या था, दैट इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ, दिस इज द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, है ना। अगर हम इसमें बात करें, हीट के केस में बात करें, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन के, ठीक है, L अपॉन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ ऑफ द रॉड है, और K कंडक्टिविटी है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है। इसके केस में बात करता हूँ, जैसे मैं R के केस में, ठीक है, इसके करंट के केस में, तो R कितना होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन ए। तो आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर, मतलब आपको देख सकते हैं, समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा रिलेटेड है ना, हाउ मच इट इज़ रिलेटेड, है ना, इट्स हाईली रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर अब आपको शॉर्ट में समझा दे, एक जगह पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट दिस इज समथिंग सॉलिड रॉड लाइक थिंग, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर है टेम्परेचर T2।
तो रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, दिस इज टाइम, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू है डेल पी और डेल टी अपॉन आर। जो आपका आर है वो है, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, 1 अपॉन के एल अपॉन, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा लेंथ होगा ना उतना ही ज़्यादा हीट फ्लो को रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, हीट फ्लो उतनी ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। आपको ये जो फॉर्मूला है याद रखना पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। के जो है कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं हम के को, ठीक है। ओके चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जिसे हम कहते हैं स्टीफन्स लॉ। ठीक है, आप लोग ना बच्चों न्यूमेरिकल्स की चिंता बिल्कुल ही मत करो। न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, या अगर कोशिश करूंगा अगर आज की क्लास में हो जाए, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो और अपनी कॉपी में इन कॉन्सेप्ट को लिख लो अच्छी तरह से, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो जो स्टीफन्स लॉ है ना बच्चों, ठीक है, ये क्या कहलाता है, जैसे बेसिकली ये जो है ब्लैक बॉडी के लिए, किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। हालांकि हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं ताकि और भी किसी बॉडी के लिए भी लग सके, बट ये है क्या, देखो अगर जैसे यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी वो होती है जो 100% एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को, ठीक है, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, और जो कि ऑफ कोर्स ब्लैक कलर की दिख सकती है, दिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है ना। ये हम ऐसा सोच सकते हैं, हालांकि ये ट्रू नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T है, ठीक है, तो ये जो रेडिएशन एमिट करता है ना, ये रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है। तो ये जो रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है, जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी मतलब होता है पावर अपॉन एरिया, वो होती है सिग्मा T की पावर 4, मतलब वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर सिग्मा जो है वो स्टीफन्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो ये तो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। देखो जैसे कि अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर इस केस में हमें यहाँ पर एक एमिसिविटी जो है उसको हमें यहाँ पर जो है यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस की इसकी ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी अगर नहीं है तो इन दैट केस आप ई यूज़ कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया होता है एमिसिविटी कितना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि हमें कभी कभी पावर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कुछ होता है पावर अपॉन एरिया, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन। तो मैं अभी यहाँ पर फ्री स्पेस एज्यूम कर लेता हूँ, ए टी की पावर 4 है ना, तो एक पावर निकाल सकते हो ऐसे। अच्छा अब यहाँ पर इस पर एक और भी चीज़ है, एक और वेरिएशन होता है, और वो ये है कि अगर ये ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, बट सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है ना, TS इज़ व्हाट, जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर TS है, तो हमारा जो ये जो फॉर्मूला होता है ब्लैक बॉडी का, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर ऐसा दिया है तो आप मतलब टेम्परेचर दिया है सराउंडिंग का, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम आ जाते हैं किरचॉफ्स लॉ की तरफ। अब ये किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, देखो मैं डेरिवेशन पर तो नहीं जा रहा हूँ है ना, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अभी, इसलिए आप फॉर्मूले पहले समझ लो, ठीक है। देखो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है, ठीक है, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी, कोई भी बॉडी का, ठीक है,
दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इवन अगर हम ब्लैक बॉडी की भी बात करें तो ब्लैक बॉडी के लिए भी होगा यही है ना, इट इज़ इवन सेम फॉर ब्लैक बॉडी ऑल्सो। अब ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो तो 1 होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा E/1, तो इसे कह सकते हो ई बी बी। तो बच्चों फॉर्मूला एक्चुअली में ये है, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू होता है एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है, तो इसको याद रखना है, लिख लीजिए बच्चों, अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है, हम आगे चलेंगे इसके बाद। मैं आपको पहले बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है, और हमने थर्मोमीट्री पर भी जो है लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, ठीक है। चलो अब मैं और आगे चलता हूँ, ठीक है बच्चों जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बताता है कि रेट ऑफ कूलिंग कितना है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर किस गति से चेंज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, तो ये होता है इट इज़ प्रपोर्शनल टू होता है, ठीक है, T माइनस टी एस। और ये कुछ और नहीं है बच्चों, बल्कि ये ना स्टीफन्स लॉ का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। मतलब हम स्टीफन्स लॉ से इसको बेसिकली डिराइव कर सकते हैं फॉर लो टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर लो है तो हम स्टीफन्स लॉ से इसे डिराइव भी कर सकते हैं, बट अब इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे। बट ये एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्टीफन्स लॉ, ठीक है। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना, इसको हम अब एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बल्कि इसका एक रूप बताऊंगा वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा होता है T2 माइनस T1, ठीक है, और ये है टाइम, ठीक है, जितने टाइम में टेम्परेचर T1 से T2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो है इसे एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं, T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस TS, ये बन गया। अब देखो ये माइनस साइन है तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा और ये हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस TS। अब आपको समझ में आया, देखो ये है वर्किंग फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसको रटना है आपको, ठीक है, रट लेना है इसको। अब चलो मैं और आगे बताता हूँ बच्चों। देखो अभी हमको एक चीज़ इस फॉर्मूले से एक और डेरिवेशन किया जा सकता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे अभी हम करेंगे नहीं वो डेरिवेशन, बट आप समझ लो, ठीक है, कि वो डेरिवेशन है क्या। हमें बेसिकली इस बात पर हम इंटरेस्टेड हैं कि इसको सॉल्व करने पर हमें T कितना मिलेगा, T टेम्परेचर एट एनी टाइम कितना मिलेगा। तो ये बहुत ईजी है। तो ये सॉल्व करने पर मिलता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग माइनस KT। आया समझ में, इतना होता है। तो आपको अब मैं इसका ग्राफ बनाकर समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर ये T है और ये T है, ये इनिशियल टेम्परेचर है Ti। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली फॉल हो रहा है और ये कुछ समय के बाद क्या होगा, TS पर आ जाएगा। आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी और टेम्परेचर एट एनी टाइम कितना हो जाएगा, सराउंडिंग के मतलब के बराबर। मतलब जो हॉट बॉडी है इनिशियल टेम्परेचर उसका वॉटेवर जो भी है, ठीक है, वो धीरे धीरे टेम्परेचर लूज़ करती है और वो जो है टेम्परेचर की सराउंडिंग के बराबर हो जाती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक और चीज़ बताता है कि जो बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म होती है
वो उतनी जल्दी जो है ठंडी भी होती है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग उसका ज़्यादा होगा, है ना। तो जो वार्म बॉडी है वो जल्दी कूल नहीं होगी, इनफैक्ट जो हॉटर बॉडी होती है वो जल्दी कूल हो जाती है, ठीक है, उसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ऐसे ही बोल सकते हो कि हॉटर बॉडी गेट्स कूल्ड फास्ट, ठीक है। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है वेन्स लॉ का, ब्लैक बॉडी से जुड़ा हुआ है। देखो वेन्स लॉ क्या कहलाता है। वेन्स लॉ जो है वो ये कहता है कि जो वेवलेंथ होती है करस्पॉन्डिंग टू द पीक, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द पीक इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, और ये होता है बी, ठीक है। और बी यहाँ पर जो है वेन्स कांस्टेंट है। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये क्या है। देखिए ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया एनर्जी डेंसिटी एट वेवलेंथ लैम्डा, एंड दैट इज लैम्डा। देखो मैं एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, ये ब्लैक बॉडी का ग्राफ है, ठीक है। एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर जो लैम्डा एम है ना वो ये है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द पीक, है ना। और अब यहाँ देखो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द पीक। तो आप एक चीज़ नोट करना, देखो इसका जो टेम्परेचर है ना वो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, जहाँ की टेम्परेचर T2 है जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन T1। आप एक चीज़ नोट करो कि जो टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो ये वेवलेंथ कहाँ हो गया, वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, है ना, आप देख रहे हो। सो वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, हैज़ गॉट डिक्रीज, तो लैम्डा जो है वो डिक्रीज हो गया। वो चीज़, ये चीज़ यही बता रही है, ठीक है, फॉर्मूला जो है वो यही बताता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू पीक होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू पीक गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। तो इसे याद रखना आप लोग बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे बच्चों जो आप लोगों को याद रखने हैं। मैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। तो एक होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि अक्सर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो होता है वो कहता है dp अपॉन dt इक्वल्स टू L अपॉन टी, ठीक है, V2 अपॉन V1 होता है। ये आपको मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इतना होता है। और कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो इतना ही है इसमें, ठीक है। और या आई थिंक हमने सारे चीज़ें आपको बता दी हैं। अब करना क्या है, देखो हाँ एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मुनसेन कलर सिस्टम, ठीक है, मुनसेन कलर सिस्टम, ये भी जान लो क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए रेड कलर की है, अगर हम इसे हीट करते हैं मतलब इसको गर्म करते जाते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका कलर किस में चेंज होगा, तो इसका कलर चेंज होता है, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो अगर वो रेड कलर की है ना तो गर्म करने पर वो ग्रीन कलर की दिखेगी। तो ट्रिक है RG, ठीक है, YV, ठीक है, तो YV, ठीक है, और BO। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो R जो है वो थोड़ा G जैसा दिखता है, ठीक है, Y जो है थोड़ा V जैसे दिखता है, और B जो है वो थोड़ा ऑरेंज जैसे दिखता है। तो आप अगर रेड कलर की बॉल को गर्म करते हो तो वो ग्रीन कलर की दिखेगी, ठीक है। अगर आप येलो कलर की बॉल को, ठीक है, बताता हूँ, थोड़ा उल्टा हो गया बच्चों, ठीक है, VY, ठीक है। अगर आप जो है वायलेट कलर की बॉल को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो येलो कलर की दिखेगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप ब्लू कलर की बॉल को गर्म करोगे तो वो ऑरेंज कलर की दिखेगी, ठीक है।
तो ये जो 3 जो लॉ नियम है ना, ये इन्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, इनको याद रख लेना, ठीक है। बच्चों मैंने आज आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है, जो कि हीट फ्लो में यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं आज न्यूमेरिकल सब नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास हो गई है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे चीज़ों को, डोंट वरी। तो मैंने जितना भी आपको आज की क्लास में पढ़ाया है, आप लोग ये फॉर्मूलेज अच्छे से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में हीट फ्लो के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूलेज यूज़ में आएंगे। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप JEE की तैयारी कर रहे हो, IIT की, नीट की कर रहे हो, या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या गेट की तैयारी कर रहे हो, ये फंडामेंटल पॉइंट है, ठीक है, हीट फ्लो का, ठीक है। ये जो हीट फ्लो वाला जो कॉन्सेप्ट है जो फिज़िक्स का, ये बहुत ही कॉमन है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप MSc लेवल का पढ़ रहे हो, या आप 11th-12th लेवल का पढ़ रहे हो, या आप IIT की तैयारी कर रहे हो, नीट लेवल की तैयारी करो, ये सभी को आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आज ही क्लास में आपको सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट समझाए हैं। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज दे सके, ठीक है। और अब मैं क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि मैं फ्री हूँ, तो मैं अब क्लासेस लेता रहूँगा, सो डोंट वरी। तो मैं थोड़ा अपना वीडियो भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं अब क्लासेस लेता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। हाँ, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी एक्सपर्ट फिक्स, उसे भी आप जो है उसमें जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप रेडी रहना, ठीक है, ओके।